राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। चलिए आप लोग लाइव हो जाएं और वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ, गुड लक जी, जय हिंद, स्वागत है। चलिए सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए और आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ, अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्नोत्तरी है वो क्रिया पर आधारित होगी, ठीक है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए फिर पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। चलिए चलिए आंसर करिए। पक्ष के भेद का सही विकल्प है चलिए तो यहां आप लोगों ने आंसर किया है। हाँ ठीक है, आप लोगों का आंसर बड़ा स्लो आ रहा है। हाँ, ये बताया है जिन्होंने ये बताया है वो बिल्कुल सही है। पक्ष, कौन सा पक्ष है? तो पक्ष के लिए हम बता दें पक्ष होता क्या है, ठीक है। पक्ष होता क्या है? तो क्रिया की उस क्षमता को पक्ष कहते हैं जिससे पूर्णता या अपूर्णता या नित्यता या समानता आदि व्यक्त होता है। क्रिया के उस क्षमता को पक्ष कहते हैं। क्रिया के उस क्षमता को पक्ष कहते हैं जिससे पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञात होता है या फिर नित्यता या समानता का क्या करता है, ज्ञात होता है, ठीक है। तब हम उसे कहते हैं पक्ष। पक्ष के कितने भेद होते हैं? तो एक होता है पूर्ण पक्ष और एक होता है अपूर्ण पक्ष, ठीक है। या तो पूर्ण होगा या फिर अपूर्ण होगा, ठीक है। अपूर्ण पक्ष जो होता है उसके भी कई भेद होते हैं। एक नित्यता होता है, एक सातत्य होता है, एक आरंभ होता है, एक अभ्यास बोधक होता है, ठीक है। तो अभ्यास बोधक इसमें क्यों सही हो रहा है? तो क्रिया के व्यापार के बार बार होने से की स्थिति आपको दिखाई दे, बार बार होने की स्थिति आपको दिखाई दे तो आप उसे कहते हैं अभ्यास बोधक, ठीक है। अभ्यास बोधक। तो यहां क्या है कि दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, लगातार, तो यहां जो है अभ्यास, ठीक है। क्रिया के किस व्यापार का बोध हो रहा है? तो अभ्यास का बोध हो रहा है, ठीक है, कि बार बार उसने अभ्यास किया, ठीक है। इसी वजह से जो है हमारा पहला विकल्प सही हुआ। चलिए कुमुद जी नमस्कार, पूनम जी राधे राधे, स्वागत है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर ले। दूसरा प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? हाँ, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। अब आप चल सकते हैं, अब आप
चल सकते हैं क्रिया में कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं क्रिया में कौन सी वृत्ति है? निश्चयार्थ है, सामर्थ्य सूचक है, बाध्यता सूचक है, यच्छार्थ है। तो यहां पे क्या है? सामर्थ्य, सामर्थ्य सूचक। आप कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है? सामर्थ्य सूचक। बी ऑप्शन। कौन सा विकल्प सही होगा? बी। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्या यह नाम धातु क्रिया है, कृदंत है, या प्रेरणार्थक है, या द्विकर्मक है? चलिए आंसर करेंगे 4 के लिए, और यहां आंसर आ रहा है सी भी आ रहा है, प्रेरणार्थक, और आंसर आ रहा है डी। डी ज्यादा आंसर आ रहा है, डी बिल्कुल सही है, द्विकर्मक। 2 कर्म हो गए इसमें, ठीक है, गाय और चारा, गाय और चारा, ठीक है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो प्रेरणार्थक नहीं हो सकता, खिलवाया होता तब होता, किसी दूसरे से कराया होता तब होता, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। चलिए आंसर करिए, कौन सा विकल्प बनेगा? यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। चलिए आंसर करिए। तो यहां ए आ रहा है, नहीं, यहां होगा संकेतार्थ। कौन सा होगा? संकेतार्थ, ठीक है, संकेतार्थ। देखिए वृत्ति का अर्थ आप क्या ले सकते हैं? वृत्ति मतलब होता है अर्थ, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि ये क्या है, वृत्ति इक्वल अर्थ, ठीक है ना, अर्थ। अब ये कह रहा है संकेतार्थ क्यों होगा? संकेतार्थ क्यों होगा? तो क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना, ठीक है, दूसरे काम पर निर्भर हो, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, क्रिया के जिस रूप में एक काम के होने का, ठीक है, कोई काम होना है और वो काम जो है दूसरे कार्य पर क्या है? निर्भर है। जैसे कह रहा है सारा सामान मिल जाए तो भोजन अच्छा बनेगा, यानी भोजन का अच्छा बनना किस पर निर्भर है? तो सारा सामान मिल जाने पर, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आती है तब यहां बनता है संकेतार्थ, ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, तो हमारा सी विकल्प सही होगा कि क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अर्थात जिसमें कार्य कारण का संबंध हो, उसे संकेतार्थ कहते हैं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। अब सीता चलने लगी है, कौन सा बनेगा? चलिए तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ, 6 का ए आ रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। सी नहीं होगा, कह रहा है कि अब सीता चलने लगी है, यानी कि अब ये आरंभ कर दिए। सीता जो है छोटी सी बच्ची है, उसने क्या कर दिया? चलने लगी, आरंभ कर दिया ना, आरंभ द्योतक,
जब कोई काम का आरंभ हो जाएगा तो वो आरंभोधक हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीता चलने लगी है, यानी चलना उसका आरंभ हो गया। ठीक है, हाँ रिजवान जी नमस्कार, स्वागत है। तो ए विकल्प बनेगा। ठीक है, ए विकल्प। आ जाइए 7 नंबर पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता करिए, क्या संदेहार्थ है, निश्चयार्थ है, संकेतार्थ है या विध्यार्थ है? चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है अच्छा ठीक है, ब्लॉग जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए पुनीता जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो यहां जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, विद्यार्थ। ठीक है, विद्यार्थ। जरा मेरी सहायता कीजिए, क्या है? न संदेहार्थ है, न संकेतार्थ है, न निश्चयार्थ है, यहां पे क्या है? विद्यार्थ है। 8 नंबर पे आएंगे, 8 नंबर। चलिए, हाँ कंचन जी नमस्कार, स्वागत है। विध्यार्थ का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप में आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है उसे हम विध्यार्थ या आज्ञार्थ कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो जरा मेरी सहायता कीजिए, क्या है? विध्यार्थ। यहां अगला प्रश्न आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है 8 के लिए। ठीक है, बी। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो चाय पीकर बैठ गया। एक कार्य करने के बाद जब दूसरे कार्य पर हो जाए तब उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, हाँ। यानी एक कार्य करने के बाद दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो गया तो पहले का कार्य को या क्रिया को जो है हम पूर्वकालिक क्रिया कह देते हैं, जिसको उसने समाप्त कर दिया है। ठीक है ना? आ जाइए, चलिए आंसर करिए। 9 नंबर का आंसर करें। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक: दिलाना, चलना, उठना, उड़ना। चलिए आंसर करिए। तो यहां आ रहा है दिलाना, बिल्कुल प्रेरणार्थक क्रिया है दिलाना। ठीक है, आ जाइए 10 नंबर पे आ जाइए। वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? चलिए कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा संकेतार्थ है, संभावनार्थ है, निश्चयार्थ है या फिर विध्यार्थ है? तो कौन सा बनेगा? वह शाम को घर जाएगा, तो यहां आंसर आ रहा है ए सी बी सी। नहीं, यहां पे निश्चित हो गया ना, देखिए वो बताया जा रहा, वह शाम शाम को घर जाएगा, ये निश्चित है। निश्चयार्थ, निश्चयार्थ संकेत नहीं होगा। संकेत के लिए मैंने बताया था, आप लोग भूल जा रहे हैं। संकेत के लिए हमने कहा था कि जब कोई काम, एक काम दूसरे काम पर क्या हो? निर्भर हो। एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या हो? निर्भर हो, तब संकेतार्थ बनता है। ठीक है, निश्चयार्थ तब बनता है जब क्रिया के जिस रूप में कार्य का होने का एकदम निश्चय हो जाए। ठीक है, जब कोई कार्य जो है होने का निश्चय हो कि वो होगा तो उसे निश्चयार्थ कहते हैं। बात समझ में? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न होने का निश्चय सूचित हो, वहां पर हम निश्चयार्थ कहते हैं। आ जाइए 11 नंबर पे। वह भोजन बनाता है, वह भोजन बनाता है।
वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है, पक्ष कौन सा है? चलिए 11 का आंसर करिए। स्थित स्थित्यात्मक, आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक, पूर्ण पक्ष। देखिए इससे संबंधित जो है अभी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बने नहीं है, क्रिया में ही ये आते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन बन सकते हैं, ऐसी चीजें नहीं है, तो थोड़ा हमको इनको भी बारे में जानना है, ठीक है। तो 11 नंबर का आप लोग आंसर कर दीजिए। तो यहां आंसर आप लोगों ने क्या, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? तो यहां जो है आंसर आएगा आवृत्ति मूलक। क्यों आएगा? क्यों आएगा? तो नित्य का अर्थ है, इसे इसे नित्यता भी कहते हैं, इसे आवृत्ति मूलक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नित्यता भी कहते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, नित्यता भी इसी को कहते हैं। तो नित्यता बोधक या आवृत्ति मूलक, ठीक है। सतत, इसका अर्थ होता है कि नित्यता या आवृत्ति का अर्थ यही होता है कि सतत, लगातार, प्रतिदिन का कार्य, ठीक है, जिसकी परंपरा टूटे ही न, चलती रहे, ठीक है। यह प्रतिदिन कार्य करने का, नित्यार्थ कर्म का बोध करा दे, ऐसा लगे कि ये तो रोज का काम है, ठीक है, इनका हमेशा का ये काम है। तो वो भोजन बनाता है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो है सुबह शाम भोजन बनाता है, ये इसका नित्यता है, रोज का काम है। तो जब रोज का काम प्रतीत हो जाता है, हमेशा का काम है ये, तो वहां पर आता है आवृत्ति मूलक या नित्यता, ठीक है। बात समझ में आए? जैसे नीतू जी जो है सुबह भोजन बनाती हैं, तो ये क्या है, ये ऐसा प्रतीत हो गया इस शब्द से कि ये रोज का काम है, ठीक है, लगातार है, ये हमेशा होता है। तो जब ऐसा प्रतीत हो तो वहां पे आवृत्ति मूलक या नित्यता बोधक हम कहते हैं, ठीक है। चलिए दिनचर्या, हाँ इन्होंने कहा दिनचर्या, हाँ बिल्कुल। चलिए आ जाइए। हाँ जो प्रतिदिन का कार्य हो, जो क्या हो, प्रतिदिन कार्य करते हैं, ठीक है, जो लगातार करते हैं, हम हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे कार्य जो आप करते रहते हैं बार बार, ठीक है। हाँ टाइमिंग फिक्स है उसका, हम हमेशा करते रहते हैं, ऐसा फील होता है। जैसे वो भोजन बनाता है, वह सुबह सुबह नहा लेता है, तो अब यहाँ क्या मिला, वह सुबह सुबह नहा लेता है, ऐसा लग रहा है रोज सुबह नहाता है, ठीक है, तो वो नित्यता है, आवृत्ति मूलक है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सुन लीजिए, नई चीजें भी सुनना है। 12 नंबर का करिए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। देखिए ये सब प्रश्न बन चुके हैं, 2019 कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, प्रश्न पूछने के तरीके बदल रहे हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, कहते हैं उसे हम, बहुत अच्छा आपने कहा, ए काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, कि क्रिया कब समाप्त हुई, ठीक है, निष्पादन का के समय का ज्ञान हो, तो समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, उसे तो काल कहते हैं। आ जाइए 13 नंबर पे। जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया? क्या कहते हैं? जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल जो है वो किस पर पड़ता है? कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, तब उसे हम कहते हैं सकर्मक। तब उसे हम कहते हैं सकर्मक। अगर कर्म पे न पढ़ के कर्ता पे ही पड़ता तब हम उसे अकर्मक कहते हैं, ठीक है। 14 नंबर पे आ जाइए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं?
क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? चलिए ये देखिए कई जगह प्रश्न बन चुका है, बहुत बार पूछा गया है इस प्रश्न को। ठीक है, तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि उसे हम धातु कहते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? चलिए, तो यहां क्या है? सोना। सोना कोई कर्म पे असर नहीं पड़ रहा है, क्रिया का स्वयं व्यक्ति पे ही पड़ रहा है, यानी कर्ता पे ही पड़ रहा है इसका प्रभाव, तब हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। ऐसी स्थिति बनती है जैसे राम सो रहा है, राम हंस रहा है, राम नाच रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। 16 नंबर पे आ जाइए। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। हाँ, काम नहीं है, काम होता ही नहीं है, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ काम दिखता ही नहीं है कभी। ठीक है, हाँ, और लगा भी नहीं सकते आप, तब जाके वो अकर्मक हो पाती हैं। अगर लगाने की संभावना होती है तो सकर्मक हो जाएगी। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है सकर्मक है। क्यों? क्योंकि पढ़ता है तो कुछ तो पढ़ता होगा ना, यहां कर्म की संभावना है। कर्म की क्या है? संभावना है। 16 नंबर का आंसर करें, और 16 नंबर का आंसर आ रहा है प्रेरणार्थक क्रिया तो होगा गिराना। गिराना, ठीक है, हाँ, चमकना नहीं होगा, उठना नहीं होगा, देना नहीं होगा, ये होगा प्रेरणार्थक क्रिया। 17 पे आ जाइए। चलिए, हाँ सौर्य जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? चलिए आंसर करिए। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो हाँ, बहुत अच्छा, यहां आंसर आ रहा है एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन पुल्लिंग। तो ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा, एक वचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग होगा। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा जो होती है वो किस रूप में रहती है? तो सदैव एक वचन में और पुल्लिंग होती है। चलिए 18 का आ जाइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगला आंसर करिए, अगला आंसर करिए। हाँ ठीक है, 18 का आंसर आप लोगों का आ गया कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक, नाम बोधक। तो हमारा विकल्प आया है डी, डी। ठीक है, हाँ, इन्होंने कहा कि सर क्रियार्थक संज्ञा 17 का मुझे समझा दीजिए। तो इसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि जब क्रिया संज्ञा की तरह काम करे, ध्यान दीजिएगा, जब कोई क्रिया हो और वाक्य में जो है संज्ञा की तरह काम कर रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और वो सदैव जो है एक वचन पुल्लिंग के रूप में आता है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में आता है। जैसे जैसे क्या आता है? हम कहें कि टहलना, ध्यान दीजिएगा, हम कहें टहलना, अब ये क्रिया है लेकिन संज्ञा का काम कर रही है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अब ये किसके जगह पे आया है? संज्ञा के स्थान पे आ गया। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये जो टहलना है, ठीक है, ये टहलना है एक वचन में होगा
और पुल्लिंग भी है। ठीक है, जैसे हम कहें रोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो रोना क्रिया है लेकिन आया है कर्ता के लिए, कर्ता के स्थान पे आया है। ठीक है, वाक्य में इसको संज्ञा के रूप में प्रयोग कर दिया गया और ये संज्ञा बन गया तो एक वचन में है और पुल्लिंग के रूप में है। कोई भी क्रिया ले लीजिए, जब उसे संज्ञा बनाएंगे तो वो एक वचन में आएगा और पुल्लिंग बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, चलिए अब आ जाइए 19 नंबर पे, 19 नंबर पे आ जाइए। चलिए आंसर करिए। तो यहां आप लोगों का आंसर आ रहा है हाँ ऋषभ जी, स्वागत है। चलिए आंसर करिए। तो यहां आप लोगों का आंसर आ रहा है निम्न में सकर्मक क्रिया है। मुस्कुराना है, लिखना है, सोना है, चलना है। मुस्कुराना है, सकर्मक क्रिया पूछा है तो मुस्कुराना, कोई मुस्कुरा, देखिए जिस क्रिया के साथ कोई कर्म दिखाई दे, जैसे हम कहें मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना पता नहीं। सोना, क्या सोना पता नहीं। लिखना, क्या लिखना, हाँ पत्र लिखना। लिखना तो क्या लिखना, पत्र लिखना। आ गया ना, इसके लिए हमको मिल गया। लेकिन हम कहें चलना तो क्या चलना, कुछ नहीं पता। तो हमारा जो सकर्मक बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, 20 का करें। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? चलिए, किस प्रकार की क्रिया है? तो यहां आंसर आ रहा। अच्छा सर जी, 18 का भी उदाहरण समझा दीजिए। ठीक है, 18 का देख लीजिए क्या है। 18 कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, और यहां पर दिया है अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक। तो हमने बता दिया कि नाम बोधक होगा जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो पहले आप समझ लीजिए कि नाम बोधक होता क्या है। ठीक है, नाम बोधक क्या होता है? तो नाम बोधक होता है संज्ञा अथवा विशेषण, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया जुड़ जाए। ठीक है, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ जब क्रिया जुड़ जाती है तब हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे नाम बोधक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नाम बोधक कहते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे होता है ना सहायक क्रिया, तो दो क्रियाएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ रही हैं। ठीक है, जुड़ रही हैं, लेकिन यहां क्या है कि क्रिया नहीं जुड़ रही है, यहां जुड़ रहा है क्या, या तो संज्ञा या फिर विशेषण। संज्ञा या विशेषण, जैसे हम कहें विनाश करना, विनाश करना। तो यहां विनाश क्या है, संज्ञा है, और करना तो विनाश के साथ क्रिया जुड़ गई। ठीक है, पतन करना, लाठी मारना। ठीक है, तो यहां क्या हो रही, संज्ञा से जुड़ रही है क्रिया। अब विशेषण से, जैसे सुखी रहना, सुखी शब्द हमारा क्या है, तो सुखी रहना। ठीक है, दुखी रहना, इस टाइप से जो आ रहा है, तो ये क्या है, नामबोधक इसको कहते हैं। जब जो है
संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण से क्रिया क्या होती है, जुड़ती है, तो उसे हम नामबोधक कहते हैं। ठीक है। और नामबोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं दोनों क्या होती हैं, ये अलग अलग होती हैं। ठीक है। क्योंकि नामबोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों में क्रिया के मेल से बनती हैं, न कि क्रिया के मेल से बनती है। तो संयुक्त क्रिया पूछा गया है। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जो दो क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं, वो संयुक्त क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और नामबोधक में क्रिया दो ठो नहीं जुड़ रही है, एक संज्ञा हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, या एक विशेषण हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए। और अवकाश बोधक है, तो यहां क्या है, यहां क्रियाएं आपको दिखेंगी, लेकिन नाम बोधक में क्या होता है कि यहां पर या तो संज्ञा या तो सर्वनाम के साथ क्रिया क्या होगी, जुड़ेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 का आंसर आप लोगों ने किया। ठीक है। 20 का आंसर आप लोगों ने किया कि हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो ये क्रिया है नाम धातु क्रिया। कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया कैसे बनती है? जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने, जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बने। ठीक है। तो यहां हथियाना हाथ से बना है। किससे बना है? हाथ से बना है। और हाथ हमारा क्रिया नहीं है, हाथ हमारा क्या है, या तो संज्ञा है। ठीक है। क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से बन गया क्या, क्रिया, हथियाना। और चिकनाना, चिकना हमारा क्या है, विशेषण है। चिकना क्या है, विशेषण। और उसी से क्या बना है, चिकनाना। तो जब भी संज्ञा या विशेषण से कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण से कोई भी क्रिया बनेगी तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। ठीक है। उसे हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। 21 पे आ जाइए। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। केवल दो व्यक्ति होंगे, उनके बीच आपस में जब क्रिया की जाएगी तब तब क्रिया किस रूप में दिखाई देती है, यह प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, मूलावस्था नहीं रहता है, मूलावस्था नहीं रहता, उत्तरावस्था। ध्यान दीजिएगा। मैं इंग्लिश में, आप लोग पढ़े होंगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा दिखा दूं। एक होता है इंग्लिश में, क्या हिंदी में समझ लीजिए, छोड़िए इंग्लिश का। ये होता है कि जैसे हम कह दें कि राम जो है, ध्यान से समझिएगा, राम अच्छा है, राम अच्छा है। राम क्या है, अच्छा है। अब यहां क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति को हम अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। तो यहां क्या हो रहा है, ये मूलावस्था की ओर जा रहा है, ये मूल है। ठीक है ना। हाँ। लेकिन जब वो कह दे कि राम उससे अच्छा है, उससे अच्छा करता है, ठीक है, जब यहां तुलना बताया जाए तो केवल दो व्यक्ति से, कि जैसे राम सीता से अच्छा है या राम लक्ष्मण से अच्छे हैं। ठीक है। राम किससे अच्छे हैं, लक्ष्मण से। तो ऐसी तुलना जो है, दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है तो यहां उत्तरावस्था हो जाती है। क्या हो जाती है, उत्तरावस्था, जब दो वस्तुओं में हो। लेकिन जब सब में अच्छा है, जैसे हम कहते हैं कि राम सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा, अगर मैं सबसे तुलना कर दूं, जब सबसे तुलना कर दिया जाए, ठीक है, जब सबसे अच्छा कर दिया जाएगा तब ना उत्तम अवस्था जाएगा। बात समझ में आ गया। जब सबसे अच्छा उत्तम अवस्था, जब दो में अच्छा की बात हो, दो व्यक्तियों में अगर कोई अच्छा है तो उत्तरावस्था। लेकिन जो जो केवल अच्छा है, तुलना किसी से नहीं हो, तो मूलावस्था है। ठीक है, मूलावस्था। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहां दो वस्तुओं से तुलना हो रही है, दो वस्तुओं के बीच में हो रही है, तब यहां पर जो है क्रिया का जो रूप दिखाई देगा वो उत्तरावस्था रहेगा। ठीक है, उत्तरावस्था रहेगा। 22 नंबर पे आ जाइए। हाँ देखिए, कंचन जी का गुड बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता है। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट। गुड तो गुड होता है,
और बेटर होता है दो लोगों के बीच में कोई एक बेटर होगा, और बेस्ट होता है जो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, 22 का आंसर करिए आप लोग। भाववाचक है। अब आपको इसमें ढूंढना है भाववाचक कौन है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र नहीं लिखा जाता। हाँ बिल्कुल, भाववाच्य है, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य है। आ जाइए 23 नंबर पे। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। चलिए आंसर करिए 23 के लिए। तो यहां आपने आंसर किया है 23 के लिए बी। 23 के लिए बी, हाँ सकर्मक है, पढ़ रहा है ना, पढ़ेगा कुछ तो पढ़ेगा, कॉपी किताब, ठीक है वो पढ़ेगा, पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो कुछ पढ़ रहा है, तो सकर्मक है ये। वह पढ़ता तो सफल होता। चलिए, पढ़ता तो सफल होता। हाँ बिल्कुल, कुछ पढ़ रहा है, कर्म मिल रहा है मुझे, ठीक है, हाँ पढ़ने में कर्म मिल रहा है। 24 का आंसर करिए। 24 का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल संकेत सूचक, संकेत सूचक। हमने अभी बताया था इसके लिए कि जब एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या हो, निर्भर हो, तो संकेत सूचक। आ जाइए 25 नंबर पे। तो यहां सफल होना किस पर निर्भर है, उसके पढ़ने पर। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो तो हम उसे कहते हैं अकर्मक। क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। ठीक है, अकर्मक, बिल्कुल। 26 पे आ जाइए। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष है। चलिए, आकाश में तारे निकलते हैं, आंसर करिए। 26 का आंसर देखें, आप लोगों का सही आ जाता है। तो यहां आंसर आ रहा है 26 के लिए सी आया है, सी आया है, बी आया है। नहीं, मैंने जब बताया था, मैंने एक चीज बताया कि जब भी आपको लगे कि ये तो रोज का काम है, रोज होता है, लगातार होता है, कभी परंपरा टूटती नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसे हम आवृत्ति मूलक स्थिति कहते हैं, आवृत्ति मूलक कहते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, आवृत्ति मूलक स्थिति कहते हैं। आ जाइए 27 नंबर पे। 27 नंबर का आंसर करिए। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के लिए, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहां आंसर आ रहा है बी, बी, बी। ठीक है, चलिए, अपूर्ण क्रिया के लिए, तो यहां आपका आंसर जो बनेगा वो पूरक बनेगा। ठीक है, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पूरक कहते हैं। वो आकर के उसे क्या कर देते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, तो पूरक का काम हो गया, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। ठीक है, 28 नंबर पे आ जाएंगे। किसान अपनी किसान अपनी गाय और बैल को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है।
ठीक है। आंसर आ रहा है आप लोगों का कि क्या इसे ले जा, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है। किसान अपनी गाय और बैल को क्या कर रहा है, ले जा रहा है। 28 नंबर का प्रश्न है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या द्विकर्मक है? नहीं, द्विकर्मक थोड़ा ना है, गाय को ले जा रहा है। अरे गाय बैल, अब भेड़ तो तीन कर्मक कर देंगे क्या अगर भेड़ लग जाएगा तो? नहीं, ये तो एक ही चीज हो ना, कर्म तो एक ही हुआ ना, गाय और बैल। सकर्मक क्या होगा? सकर्मक होगा, द्विकर्मक नहीं है। ठीक है, इसमें दो कर्म कहां है, तो द्विकर्मक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ, गाय भैंस भेड़ बकरी चाहे कितनाओं को ले जाए, द्विकर्मक नहीं हो सकता। द्विकर्मक का मतलब अलग अलग दो कर्म दिखाई दे। जैसे कहते हैं कि किसान अपनी गाय को ले जाता है और चारा खिलाता है, या ले जाकर चारा खिलाता है, ऐसे रहता कि किसान अपनी गाय को ले जाकर चारा खिलाता, तब यहां चारा मिल जाता और गाय मिल जाता। यानी एक तो ले जाने का काम किया और दूसरा उसे खिलाने का काम किया। ठीक है, चारा। बात समझ में आया? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 29, 29 नंबर पे करिए। चलिए, चलिए आंसर करिए 29 का। निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है? निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है? बांधना, पीसना, लूटना, काटना। चलिए, बांधना, लूटना, काटना, पीसना, इसमें से आपको बताना है तो आंसर आ रहा है। नहीं, कोई नहीं, कोई तो करना पड़ेगा ना। जैसे अगर इसको ले, बांधना तो कुछ ना कुछ तो बांधेगा, लूटना कुछ लूटेगा, काटना काटने का, पीसना, पीसना एक सेंस आता है कि खुद जो है आदमी परेशान रहता है। ठीक है, हाँ, परेशान रहता है, पिस रहा है। ठीक है, तो जब कोई कर्म नहीं मिलेगा तब उसको हम लगा लेंगे, तो सी विकल्प को हम लगा सकते हैं। ठीक है, पिसना, पिसना का मतलब खुद पिसना। ठीक है, अगर ये काटना है, अगर रहता कटना, कटना, ध्यान से समझिएगा, तो कटना रहता कटना, तो फिर क्या है? अकर्मक, यानी खुदे कटेंगे हम। ठीक है, कटना। जैसे हम कहें मरना, मरना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जब स्वयं पर पड़े, जब कर्म पे ही पड़े, कर्ता पे ही उसका असर पड़ने लगे। जैसे हम कहें कि कटना, तो मैं ही कट गया ना। ठीक है, तो यहां क्या है? मेरा कटना, तो मेरा कटना यानी कर्ता ही कट गया। मेरा काटना यानी मैंने किसी और चीज को काटा, तो जब किसी और चीज को जब मैंने काटा तो वो तो कर्म पे पड़ गया, काटना का असर, प्रभाव। लेकिन मेरा कटना यानी मैं खुद ही कट गया, तो कर्ता ही कट गया ना। तो जब कर्ता पर प्रभाव पड़ने लगता है तो वो क्या हो जाता है? अकर्मक हो जाता है। तो यहां पिसना मैंने कर्ता ही पिस रहा है। जैसे गेहूं का पिसना, यानी गेहूं ही पिस गया। ठीक है, यानी खुद जो कर्ता बन रहा है वही पिस जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप जो है अकर्मक कहेंगे। ठीक है, चलिए, निम्न में
गेहूं भी पिसता है, तो मैं कह तो रहा हूं कि गेहूं जो है, गेहूं पिसाना, अगर मैं कहूं कि गेहूं क्या करना है, मुझे गेहूं पिसाना, पिसाने जाना है, ठीक है, तब तो कर्म पे पड़ गया। लेकिन कहूं कहूं कि गेहूं क्या है, पिस रहा है, तो गेहूं तो खुद पिस रहा है ना, खुद पिस रहा है। गेहूं क्या हो रहा है, पिस रहा है, अपने आप पिस रहा है, यानी कर्ता ही हमारा क्या हो रहा है, पिसा रहा है। ठीक है, वाक्य में जो कर्ता है वही पिसा रहा है। चलिए, चलिए, इन्होंने कहा कि प्रेरणार्थक क्रिया, अच्छा इतना बड़ा लिख दिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रेरणार्थक क्रिया जब किसी से करवाया जाए, हाँ, बुलवाना, समझना, बैठना, सुनना, तो ये देखिए यहां पर ए विकल्प होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी को बुलवा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया है। बोलो बेटा बोलो, ठीक है, जब क्लास में खड़ा करके आप बुलवा रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, तो प्रेरणार्थक है। ये सब तो स्वयं हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, ये स्वयं हो रहा है, ये स्वयं हो रहा है, ये स्वयं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा अगर देखा जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से ए हो जाएगा, ठीक है। 31 पे आ जाइए। चलिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 31 पे आइए। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। चलिए, तो यहां आपका आंसर क्या बनेगा, हाँ, द्विकर्मक क्रिया। यहां पे दो कर्म आ गया, एक आ गया छात्र, ठीक है। अगर अगर यहां पे क्या है, शिक्षक जो है, यहां पे मैं इसको काट दूं तो भी हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं, अच्छा ठीक है। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको काट दूं, तो भी देखिए, शिक्षक, हाँ इसको कर दीजिए, शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, तो भी हमारा क्या हो रहा है, बनना है। यानी हमारे पास दो कर्म मिल रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने के लिए क्या दो कर्म मिल रहे हैं, एक हिंदी और एक छात्र को, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। 32 नंबर पे आ जाए। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक, खुलना, कहना, दिखाना, दिखना, या सिखलाना, तो सिखलाना होगा, सिखलाना होगा। तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्या है, तुम जाओ सो जाओ, सोना क्रिया है। सोना जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही जवाब है, अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे एक शब्द है हमारे पास कुछ, इसका प्रयोग पूछ रहा है, इसका प्रयोग पूछ रहा है कि किस रूप में नहीं किया जा सकता। चलिए, 34 का आंसर करिए। क्रिया के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में, तो सी आ रहा है, बी आ रहा है। तो देखिए, कुछ शब्द है, कुछ शब्द को आप क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कुछ को आप संज्ञा, हमको कुछ दीजिए खाने के लिए, कुछ दीजिए, तो कुछ क्या संज्ञा के स्थान पे आ गया है, कुछ दीजिए खाने के लिए, ठीक है। तो संज्ञा कुछ जो है संज्ञा बन गया, कुछ विशेषण बन गया कि वहां कुछ था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि विशेषण का भी काम कर सकता है, कुछ क्रिया विशेषण का भी काम कर सकता है, लेकिन कुछ जो है क्रिया नहीं बन सकता। कुछ भी कर लीजिए, इसे क्रिया नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, क्रिया के रूप में कभी प्रयोग नहीं किया जा सकता। बाकी सभी रूपों में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन क्रिया के रूप में इसे प्रस्तुत नहीं कर सकते। यदि उजाड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसका सकर्मक क्रिया क्या होगा, उजाड़ना, ठीक है। तो जब कर्ता ही, उजड़ना का मतलब कि कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, कर्ता ही उजड़ गया, जैसे हम कहें घोंसला उजड़ गया, घोंसला क्या है, उजड़ गया, तो घोंसला हमारा क्या है, कर्ता है, और वही क्या हो गया, उजड़ गया, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है।
जब हम ये कहें कि घोंसला उजाड़ दिया गया या उजाड़ा गया, तो उजाड़ा गया मतलब किसी और के द्वारा कार्य हुआ, ठीक है। तो यहां उजड़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसका सकर्मक क्रिया क्या होगा, ये प्रश्न है। तो सकर्मक होगा उजाड़ना, सकर्मक होगा क्या, उजाड़ना, डी ऑप्शन, ठीक है, उजाड़ना। हाँ पार्वती जी नमस्कार, स्वागत है, आ जाइए। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है, ओढ़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। चलिए, तो प्रेरणार्थक दो क्रियाएं होती है, दो प्रकार से, ठीक है, एक प्रथम एक द्वितीयक, ठीक है, एक प्रथम होती है एक द्वितीयक होती है। तो यहां आपका आंसर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है गिरना, एक शब्द है गिरना, ठीक है, ये मूल क्रिया है, ये क्या है, मूल क्रिया है। अगर मैं कह दूं तो ये मूल क्रिया है, ठीक है, गिरना, गिरना क्या है, मूल क्रिया है। अब इसके जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं दो बनती हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है, और एक द्वितीयक प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। अब गिरना का क्या होगा, सबसे पहला जो होगा वो होगा गिराना, गिराना, और जो दूसरा होगा गिरवाना, वा लग जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, गिरवाना। समझ में आया, जैसे कहे जगना, जगना, तो जगाना, और बनेगा फिर जगवाना, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो प्रथम प्रेरणार्थक पूछा गया है, तो पहले क्या बनेगा, उड़ाना, क्या बनेगा, उड़ाना, उसके बाद बनेगा क्या, उड़वाना, ठीक है। चलिए, आ जाइए 37 नंबर पे। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो देखिए यहां पे उड़वाना, वाना लगा है, वाना लगा है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, फिर वो क्या है, उड़ाना, प्रथम पूछा था। चलिए, हाँ राजीव जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा। चलिए 37 का आंसर करिए। 37 का आंसर आप लोग आ रहा है संयुक्त, संयुक्त सी आ रहा है, कृदंत प्रत्यय, और ए और सी आ रहा है। तो जिन्होंने कहा ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, कैसे, तो एक क्रिया यहां पे क्या हो गई है, रंगना, ठीक है, रंगना एक क्रिया हो गई, और ये क्या है, लगा, तो दूसरी क्रिया हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, दूसरी क्रिया, और ये दोनों क्रियाएं मिल गई हैं, तो यहां पे क्या हो गई, संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया। आ जाइए 38 नंबर पे। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सही सकर्मक क्रिया पहचानना है आपको, चार विकल्प है, सकर्मक क्रिया की पहचान करना है। सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है, तो अब उगना क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ही पड़ गया। चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ना का प्रभाव चिड़िया पे पड़ गया, यानी कर्ता पे ही पड़ गया। कशिश हंस रही है, तो हंसने का प्रभाव कशिश पे पड़ गया, यानी कर्ता पे ही पड़ गया। सीता बीड़ा बजा रही है, तो बजाने का प्रभाव जो है किस पर पड़ गया, बीड़ा पर, कर्ता हमारा आजाद है, कर्ता हमारा क्या है, आजाद है, और बजाने का प्रभाव किस पर पड़ा, बीड़ा पे, यानी कर्म पे पड़ गया। तो हमारा कौन सा विकल्प बनेगा, कौन सा विकल्प बनेगा, डी विकल्प बनेगा, ठीक है, डी विकल्प बनेगा।
आ जाइए 39 नंबर पे। 39 नंबर पे निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। चलिए आंसर करिए। देखकर निबंध लिखा 39 का। तो आप लोगों ने आंसर किया पूर्वकालिक क्रिया। बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया। उसने देखा फिर निबंध लिखा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया यानी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाना। चलिए, जागना, यहां लिखा है जागना। मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? यह पूछा है कि जागना, ठीक है, मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक पूछा है। प्रथम प्रणार्थक क्या होगा? जागना। ठीक है, तो इसका बनेगा क्या? इसका क्या बनेगा? हाँ, बी आंसर बन रहा है। बिल्कुल बी, जगाना। जगाना ये तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 41 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए यहां आंसर आ रहा है ए। ठीक है, कह रहा है कि वाक्य में कर्म का उदाहरण, कर्मवाच्य का उदाहरण, शिला से पढ़ा भी नहीं जाता। शिला से पढ़ा भी नहीं जाता। शिला से हंसा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता, हिला भी नहीं जाता। ये सब क्या है? अच्छा, ये भी तो सेम है। ठीक है, शिला से पढ़ा भी नहीं जाता और यहां लिखा है हंसा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता, शिला से हिला भी नहीं जाता। लेकिन कर्मवाच्य का थोड़ा सा परिभाषा हम बता दें आप लोगों को, तब यहां से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कहा गया है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है। इस वाक्य को, इस प्रकार के वाक्य को सकर्मक भी कहा जाता है। ये सकर्मक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सकर्मक होते हैं। तो शिला से पढ़ा भी नहीं जाता। अब इन सब में क्या है कि अब देखें तो ये अकर्मक क्रिया है और अकर्मक कभी भी कर्मवाच्य नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अकर्मक, यहां भी आपको अकर्मक दिखाई दे रहा है और यहां भी आपको अकर्मक दिखाई दे रहा है। तो अकर्मक क्रिया अगर होगी तो कर्मवाच्य नहीं बन पाएगा वो, तब वो भाववाच्य में ही जाएगा। ठीक है, बाकी कहां जाएंगे? भाववाच्य में। तो अब ये तीनों, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, ध्यान रखिएगा। भाववाच्य में क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। तो ये तीनों विकल्प हमारा भाववाच्य में हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ना, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना जो है कर्मवाच्य है, क्योंकि कुछ पढ़ेगा, किताब नहीं पढ़ा जा रहा होगा या पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही होगी या पत्र नहीं पढ़ा जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ कर्म है, ये सकर्मक है, बाकी जो है ये अकर्मक है तीनों। ठीक है, तो अकर्मक वाला भाववाच्य में हो जाता है और सकर्मक वाला फिर कहां चला जाता है हमारा? हाँ, नहीं तो दोनों में है, नहीं तो दोनों में है। देखिए यहां भी नहीं है, लेकिन नहीं से केवल नहीं पहचान में आएगा ना। कर्म पे शिला से पढ़ा नहीं जाता, मेन बल किस पर जाता है? पढ़ने। और पढ़ा क्या जाएगा? तो कोई ना कोई कर्म होगा। ठीक है, तो ये सकर्मक है। पहला क्या है? सकर्मक है। इसमें कर्म मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पढ़ना, पढ़ना क्या पढ़ना? किताब पढ़ना। और हम कहें हंसना, क्या हंसना? पता नहीं। चलना, क्या चलना? हिलना, क्या हिलना? यानी खुद करता ही इसमें प्रभावित हो रहा है। ठीक है,
आ जाइए 42 नंबर पे। बयालीस नंबर पे आ जाइए। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इसमें कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया। ठीक है। हाँ, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन, ये सब का परिवर्तन जो है कर्ता के अनुसार होता है, तब हम उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, आ जाइए अगला 43 नंबर। कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां आंसर आप लोगों का आ रहा है 43 नंबर के लिए सी। प्रयार्थक क्रिया बताना है। जीना, लिखना, चलना नहीं, दिलवाना। दिलवाना जो है हमारा क्या है? प्रयार्थक है। बिल्कुल सही जवाब है। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, सकर्मक है, अज्ञार्थक है? चलिए 44 का आंसर। तो देखिए सकर्मक की बात हो रही है, तो सकर्मक तो है ही है। सामान मंगवाया, मंगवाना क्या है? कुछ मंगवाया होगा, तो सकर्मक तो है ही है। अकर्मक देखे तो अकर्मक तो गलत है, अकर्मक तो है नहीं पहले ही। आज्ञा भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो सकर्मक अकर्मक की बात आ रही है, लेकिन यहां क्या है कि मंगवाया गया, किसी के द्वारा मंगवाया गया। मां ने पिताजी से मंगवाया। ठीक है, तो ये आंसर आपका प्रेरणार्थक ज्यादा बनेगा। ठीक है, प्रेरणार्थक। चलिए, सकर्मक तो है ही है, सकर्मक में क्या है? ये प्रेरणार्थक है। 45 नंबर पे आ जाइए। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? चलिए आंसर करिए। 45 नंबर के लिए आपका आंसर क्या बनेगा? हाँ, इन्होंने कहा कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, ये सकर्मक। नाम धातु नहीं है। नाम धातु जब संज्ञा सर्वनाम से कोई क्रिया बने तब होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अकर्मक तो है नहीं, प्रेरणार्थक भी नहीं है, किसी और से लिखवाता तब ना प्रेरणार्थक होता है, खुद लिख रहा है, सकर्मक है। 46 पे आ जाइए। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूं क्या होगा? कर्मवाच्य रूप पूछा गया है। मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है। मैं खाता हूं, इसको जो है कर्मवाच्य में बदल देना है। ठीक है, कर्मवाच्य में बदल देना है। मैं खाता हूं। ठीक है, तो खाया जाता, ये आंसर आपका आ रहा है कि मुझसे खाया जाता है, ये सही है, क्योंकि अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। आप रूप बदल सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं। तो देखिए बी में क्या है? अर्थ बदल गया है, मुझसे खाया नहीं जाता, इसमें निगेटिव आ गया, वो तो खा रहा है, तो हमारा बी हो नहीं सकता। फिर कह रहा है मेरे से खाया नहीं जाता, मेरे तेरे शब्द गलत है। ठीक है, मेरे तेरे होता ही नहीं है। और उसके बाद मुझसे खाया जाता था। अब ये देखिए, ये समय ही चेंज कर दिया, खाया जाता था, तो ये तीनों गलत हो गए। हमारा पहला ही विकल्प क्या है? सही है। ठीक है, सही है, यानी अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है, अगला है पंछी पानी पीते हैं। पंछी पानी पीते हैं, इसका आंसर करिए। कर्मवाच्य रूप आपको बदलना है, कर्मवाच्य बताना है, क्या बनेगा? पंछी पानी पीते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका जो है सही है। आ जाइए 48 नंबर पे। सही कर्मवाच्य वाक्य छाटिए।
कर्मवाच्य आपको छांटना है इसमें से जो सही है। रोगी से चला जाता है, पिताजी से खाया नहीं जाता है, भाई से खाया जाता है, बहन से पढ़ी जाती है। चलिए आंसर करिए। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। रोगी से चला जाता है, ये कहा गया कि रोगी से चला जाता है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। चलना मतलब पता नहीं, चलना मतलब पता नहीं क्या, ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। अब यहां क्या कर रहा है कि पिताजी से खाया नहीं जाता है और भाई से खाया जाता है, बहन से पढ़ी जाती है, ठीक है, बहन से पढ़ी जाती है, तो ये भी ठीक है, बहन से पढ़ी जाती है, भाई से खाया जाता है। यहां जो है प्रश्न को थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये देना चाहिए कि भाववाच्य छाटिए, ठीक है, या जो नहीं है उसको छाटिए। पिताजी से खाया नहीं जाता, हाँ यहां कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। यहां जो है, यहां प्रश्न को ऐसे पूछना था, थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है कि ये कर दिया है। सही कर्मवाच्य छाटिए, ठीक है, सही कर्मवाच्य। यहां इसको दे देना चाहिए था कि सही भाववाच्य छाटिए, ठीक है, यहां क्या देना था? भाववाच्य। तो भाववाच्य अगर दे देता तो हमारा आसान हो जाता, अगर भाववाच्य दे देता तो हम इसको छाट लेते ए को, ठीक है। अब बाकी जो है तो यही आप कर लीजिए, ठीक है, हाँ यही सही होगा। यहां कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहां पे भाववाच्य लिखना चाहिए था। आ जाइए 49 नंबर पे। अच्छा, पुस्तक के अच्छा प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें, अगर मैं करना चाहूं, ठीक है, करना चाहूं तो मैं सबसे बेस्ट विकल्प समझूंगा, क्या समझूं, तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं किसको लगा दूं? नहीं को छोड़ करके लगाऊं तो इधर दो पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है, तो किसको लगाऊं ये बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहन से पढ़ी जाती है, भाई से खाया जाता है, नहीं ये प्रश्न गलत है, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। हाँ, अरे भाई देखिए ये सकर्मक है, सकर्मक है, और कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, पड़ रहा है, ये भी सकर्मक है, और ये भी क्या है? सकर्मक है, और ये जो है अकर्मक है, ठीक है। अकर्मक भाववाच्य में होता है, और ये जो है सकर्मक में होते हैं, अरे सकर्मक कह रहे हैं, कर्मवाच्य में होते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, पढ़ी जाती है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीजें आपने कहा, सही कह रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। इन्होंने देखिए एक चीजें ढूंढा कि सर बहन से पढ़ा आता है, पढ़ा जाता है, ये चीजें, हाँ एक चीज और देखना है, ध्यान, अब सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, अब चीजें सही हो जाएगी। एक चीज और होता है कि कर्म में जो है, कर्म में जो होता है लिंग परिवर्तन, कर्म में लिंग परिवर्तन जो होता है कर्म के आधार पे होता है, ठीक है,
किसके आधार पे होता है? कर्म के आधार पे होता है। तो बहन से पढ़ी जाती है, ठीक है, बहन से पढ़ी जाती है, तो यहां जाती है ये जो है कर्ता के अनुसार बदला है। क्रिया किसके अनुसार बदली है? कर्ता के अनुसार बदली है। तो ये जो है कर्मवाच्य नहीं हो सकता। हाँ, अब सही हुआ, ठीक है। अब ये कट जाएगा फिर हमारा, क्योंकि कर्मवाच्य में जो है क्रिया किसके अनुसार बदलती है? कर्म के अनुसार बदलती है, कर्म के अनुसार बदलती है, ठीक है। तब ये हमारा विकल्प सी बन जाएगा। तब हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सी बन जाएगा, ठीक है। हाँ, 49 पे आइए। अभी मैं बता देता हूं। इसकी परिभाषा यह होती है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 49 का आंसर करिए। हाँ, राधा जी नमस्कार, स्वागत है जौनपुर से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा कि कर्मवाच्य होगा तो उसमें जो क्रिया का परिवर्तन होगा, ठीक है, क्रिया जो रखी जाएगी वो कर्म के आधार पर रखी जाएगी, ठीक है। आ जाइए 49, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? यहां फिर आ गया कर्मवाच्य। चलिए मैं लेख लिखता हूं, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ठीक है। रमेश कपड़े धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता, ठीक है। तो यहां कौन सा विकल्प बनेगा 49 का? बी बनेगा, बी बनेगा, यहां स्पष्ट है। मजदूरों से पेड़ काटा गया, पेड़ काटा गया, जो ये क्रिया आई है पेड़ के आधार पे प्रयोग की गई है, ठीक है, पेड़ काटा गया। तो यहां क्या हो गया? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, कर्मवाच्य। 50 पे आ जाइए। 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? कौन सा वाक्य भाववाच्य को दर्शाता है? रवि बात करता है, भाववाच्य को दर्शाता है। रवि बात करता है, मुझसे खाया नहीं जाता है। बात करता है तो सकर्मक हो गया, तो भाववाच्य होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? सकर्मक है। मुझसे खाया नहीं जाता, मैं पुस्तक का विमोचन करता हूं, तो ये भी सकर्मक है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, ये भी सकर्मक है। तो हमारा भाववाच्य कौन बनेगा? ठीक है, 51 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता? कर्तृवाच्य को नहीं दर्शाता। 51 का आंसर कर दीजिए। कर्तृवाच्य रोशनी फल बेचती है, विनय से चला नहीं जाता, राम कपड़े सिलता है, मैं अब काम नहीं करता, ठीक है, मैं अब काम नहीं करता। कह रहा है कि कौन सा जो है कर्तृवाच्य नहीं है। हाँ, या नहीं भी ध्यान देना है। तो फिर हमारा होगा क्या? ये भाववाच्य में चला जाएगा। बी ऑप्शन कहां है? भाववाच्य में। बाकी ये हो जाएंगे तीनों, ठीक है। आ जाइए। रमा पुस्तक पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ेगी। हाँ, कर्तृवाच्य में जो होता है क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलती है। तो देखिए, रोशनी फल बेचती है, अब यहाँ पे राम फल बेचता है, इसका मतलब ये क्या है? कर्ता, कर्तृवाच्य है, ठीक है। राम कपड़े सिलता है, तो अब सिलता है राम के अनुसार आया है। अगर यहाँ पे सीता कर देता तो सिलती है हो जाता, इसका मतलब क्या है? ये कर्ता के अनुसार बदल रहा है, तो कर्तृवाच्य है। मैं अब काम नहीं करता, मैं हूं तो नहीं करता, ठीक है, सीता है तो नहीं करती हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये कर्ता के अनुसार इसमें भी क्रिया बदल रही है, ठीक है। तो जब भी कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा, तब इसका मतलब ये हो गया कि वो कर्तृवाच्य है। रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करे। रमा के
द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ सकती है। कौन सा विकल्प बनेगा? तो देखिए यहां क्या है कि रमा पुस्तक पढ़ती है, अगर रमा है तो पढ़ती है, अगर यहाँ पे राम होता तो पढ़ता है हो जाता है, यानी कि जो पढ़ता पढ़ती बन रहा है वो कर्ता के आधार पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तब ये कर्मवाच्य नहीं हो पाएगा। रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी तो रमा है तो नहीं पढ़ेगी, लेकिन राम होता तो नहीं पढ़ेगा हो जाएगा, यानी यहां प्रभाव पड़ रहा है रमा के अनुसार इस क्रिया पर। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। उसी तरीके से डी, लेकिन यहां देखिए अब मैं ए वाला विकल्प को दिखाना चाहूंगा कि कर्ता के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहें रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, अब जैसे हम कहेंगे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो यहां चाहे रमा लिखिए चाहे राम लिखिए, ये पढ़ी जाएगी ही रहेगा, बदलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आया? बदलेगा नहीं, तो ये फिर क्या हो गया? कर्मवाच्य है। ये क्या है? कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि यहां पर पढ़ा जाएगा या पढ़ी जाएगी ये पुस्तक के अनुसार डिपेंड कर रहा है, यानी पुस्तक पे डिपेंड कर रहा है, और पुस्तक हमारा कर्म है। बात समझ में आया? पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है, तो कर्म के अनुसार ये क्रिया क्या है? प्रयोग की गई है। रमा या राम से कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है उस पर, क्रिया पर। ठीक है, आ जाइए भाववाच्य पे आ जाइए। भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। चलिए 60 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। चलिए अब चला जाए। सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो। उठिए अब भोजन किया जाए। सुनिए आप कहां जा रहे हैं। तो यहां आंसर पूछा है कि भाववाच्य। ठीक है, और भाववाच्य में क्या है? ए विकल्प। चलिए अब चला जाए, ये भाववाच्य में है। चलिए अब चला जाए। भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, और उसमें कर्म होगा ही नहीं, कर्म लग भी नहीं सकता। ठीक है, आ जाइए, बाकी सब में आप देख रहे हैं कर्म लगा है। आ जाइए, भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। वह खाना खा रही है। आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, बच्चे से चला नहीं जाता। हम उठा लाएंगे, हम ही उठा लाएंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 54 के लिए? तो हमारा आंसर बनेगा सी। सी, बच्चों से चला नहीं जाता, खुदे नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो चला नहीं जाता यानी अकर्मक क्रिया है, कर्ता पे ही उसका प्रभाव है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ठीक है, तो आपके यहाँ बारिश हुई है तो सबके यहाँ ठंडी पहुंचेगी। ठीक है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? चलिए आंसर करिए। तो यहां आप लोग 54 55 का, हाँ, अकर्मक क्रिया है। हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चाहे जोर से हंसे चाहे धीरे से हंसे। मीरा जोर से हंसी, हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। आ जाइए 56, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? कौन से प्रकार की क्रिया है? तो यहां आंसर आया है प्रेरणार्थक, बिल्कुल प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणार्थक। चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया है, अधिकारद्योतक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है। तो 57 के लिए आपका आंसर आ रहा है कि बी होगा, डी होगा, नहीं,
योजक क्रिया, योजक क्रिया है, ठीक है, इसको योजक क्रिया कहते हैं। चूड़ी अच्छी थी, ठीक है, तो थी क्या है हमारा, योजक क्रिया। आ जाइए 58 नंबर पे। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? चलिए आंसर करिए। 58 का आंसर। मूल अकर्मक, मूल रूप से वो अकर्मक क्रिया है और उसमें प्रत्यय जोड़ करके जो क्रियाएं धातु बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं साधित सकर्मक धातु। उसको सकर्मक बनाया गया होता है, ठीक है, साधित सकर्मक धातु, उसमें कुछ जोड़ करके उसको क्या किया जाता है, सकर्मक के रूप में लाया जाता है, तो साधित सकर्मक धातु कहते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। 59 पे आ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो प्रश्न और रह गए हैं, 59 और 60, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं देखेंगे, 60 क्वेश्चन बहुत है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक आपको ढूंढना है। मैं गेहूं पिसवाता हूं, ठीक है, तो यहां पिसवाता हूं, क्या पिसवाता हूं, तो गेहूं, तो कर्म मिल गया ना, कर्म मिल गया तो ये हो नहीं सकता। पानी बरस रहा है, अब यहाँ क्या है, पानी बरस रहा है, ठीक है, एक तो ये चीजें मुझे मिल गया, इसमें अकर्मक दिखाई दे रहा है। और भी देख लेते हैं विकल्प, विकल्प तो हमें चारों देखना है ना। राम मोहन को रुलाता है, ठीक है, रुला देता है मोहन को। श्याम क्या करता है, निबंध लिखता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अब हमने सभी को देख लिया, लेकिन बेस्ट आंसर जो है आप लोगों ने, नहीं 59 का सी नहीं, पानी बरस रहा है, बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है, हाँ, चलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, बी है। पानी बरस रहा है यानी बरस रहा है खुद पानी, यानी खुद पानी बरस रहा है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्या बरस रहा है, यानी करता ही तो बरस रहा है। 60 पे आ जाइए। 60 अंतिम प्रश्न रहेगा ये हम लोगों का। अच्छा, चारों पर, चारों विकल्प ये है, ध्यान से देखें। श्याम निबंध लिखता है, तो लिखना क्या है, मिल रहा है, क्या लिखता है, तो निबंध लिखता है, ठीक है। अब यहां क्या है, क्या पिसवाया जाता है, तो गेहूं पिसवाया जाता है, तो इसमें भी हमको कर्म मिल गया, कर्म इसमें मिल गया। और कौन रोता है, ठीक है, ये कौन रोता है, तो यहाँ रोना जो है मोहन का है, ठीक है, तो यहाँ भी हमको कर्म मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ भी हमको लिखना क्या लिखता है, निबंध, तो यहाँ भी हमको कर्म मिल रहा है, लेकिन मैं कहूं कि क्या बरस रहा है, क्या बरस रहा है, तो आप कहेंगे पानी, तो पानी तो हमारा करता है ना, पानी ही तो हमारा करता है, तो स्वयं कर्ता पे प्रभाव पड़ गया, तो यहाँ क्या हो गया, कर्म नहीं मिला, सीधे कर्ता मिल गया, तो हम क्या कहेंगे, इसे अकर्मक कहेंगे, अकर्मक कहेंगे, ठीक है। 60 का आंसर है अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया है, नहीं प्रेरणार्थक तो है नहीं, संयुक्त क्रिया यहां भी नहीं है, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया है, नहीं द्विकर्मक तो नहीं है। हम यही कहेंगे कि ये पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि पढ़ लिया, पढ़कर अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो गई, होना भी तो क्रिया है ना, तो अब पढ़कर क्या होगा, तो ये सेंटेंस जो है पूर्वकालिक क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कल सुबह 7 बजे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए। चलिए मिलते हैं, हाँ दिन में जो है कोई क्लास होगी, ठीक है, अब कौन सी क्लास होगी, चाहे कोई ना कोई जरूर होगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी को। हाँ 12 बजे के आसपास
ठीक है, क्योंकि 8:30 तो हो ही गया, तो 10 बजे तो चांस कम लग रहा है, मान के चलिए 12 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।